कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजे, हमने ये मुद्दा पाया। तो ये दीवाने गालिब की चौथी गज़ल है। आज हम इसको पढ़ेंगे। पिछली गज़लों में हमने सिर्फ पब्लिश्ड वर्सेस ही पढ़े थे, पब्लिश्ड शेर ही पढ़े थे। लेकिन इस गज़ल का एक अनपब्लिश्ड शेर ऐसा है कि जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ही खूबसूरत शेर है। गालिब साहब की इमेजिनेशन का एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो। तो हम उस शेर को भी आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं पूरी गज़ल पढ़ता हूँ, फिर हम इसके एक एक शेर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजे, हमने मुद्दा पाया। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। दोस्त दार दुश्मन है, एतमाद दिल मालूम, आह बेअसर देखी, नाला ना रसा पाया। सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, हुस्न को तगाफल में जुर्रत आजमा पाया। गुंचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल, खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। हाल दिल नहीं मालूम, लेकिन इस कदर यानी, हमने बारहा ढूंढा, तुमने बारहा पाया। शोरे पंदे नासे से, नासे ने जख्म पर नमक छिड़का, शोरे पंदे नासे ने जख्म पर नमक छिड़का। आपसे कोई पूछे, तुमने क्या मज़ा पाया। और ये आखिरी शेर, ये अनपब्लिश्ड शेर है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्श पा पाया। तो ये तो थी जी पूरी गज़ल। आइए इसके एक एक शेर को एनालाइज करते हैं। कंपेयर्ड टू द प्रीवियस थ्री गज़ल्स, ये थोड़ी सादी है, इसमें लफ्ज़ को इतने कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं किए गए। बट ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। तो इसका पहला शेर ये है कि कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पढ़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजे, हमने मुद्दा पाया। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ तो है नहीं। मुद्दा का मतलब है ए टॉपिक, एन ऑब्जेक्ट। In this case, it's like an object of search. Yeah, could also be used in the sense of a desire or a wish. Yeah. तो ये इसकी टोन जो है वो रोमांटिक और फ्लर्टेशियस है। आशिक और महबूब के बीच में कुछ रोमांटिक इंटरेक्शन हो रही है। तो महबूब कहता है कि अगर तुम्हारा दिल हमको कहीं पड़ा हुआ मिल गया तो हम तुम्हें वो वापस नहीं करेंगे। कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। अब ये शायर गालिब साहब खुद ही महबूब जो कह रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो महबूब कह रहा है कि अगर तुम्हारा दिल कहीं हमको पड़ा हुआ मिल गया तो हम वापस नहीं करेंगे। और गालिब साहब और आशिक आगे से जवाब ये देता है कि दिल कहाँ के गुम कीजे, हमने मुद्दा पाया। तो कहते हैं कि तुमको पड़ा हुआ मिलेगा कहाँ से, हमारे पास दिल है ही नहीं कि जो हम गुम करें। या तो इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि दिल जो है गालिब साहब का वो उनके पास है ही नहीं। या तो अब गालिब साहब के पास दिल नहीं है तो किसके पास होगा, वो महबूब के पास ही होगा। राइट। तो इट्स ए like a very beautiful way of expressing the thought है। द महबूब जो है इस केस में महबूब ऑलरेडी जो है उनके दिल पे कब्ज़ा किए हुए बैठा है। या और महबूब साहब को और गालिब साहब जो हैं, जो आशिक इस केस में हैं, उसको अपने दिल पे कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि महबूब ऑलरेडी अब उनका दिल जो है लेके बैठा हुआ है। और महबूब हैज़ ऑलरेडी स्टोलन गालिब साहब हार्ट इफेक्टिवली। एंड जो आखिरी में जो कहते हैं हमने मुद्दा पाया। राइट। तो अब आशिक जो हैं उनकी डिज़ायर क्या है, उनका मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा तो यही है कि जो महबूब है वो उनसे प्यार करे, उनके दिल को संभाल के रखे। तो इस केस में गालिब साहब ये कह रहे हैं कि दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया, कि हमारे पास दिल है ही नहीं कि हम गुम करें और तुझे वो मिले। इफ़ेक्टिवली वो दिल ऑलरेडी महबूब के पास है और यही उनकी डिज़ायर है, यही उनका मुद्दा है और उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गया है। महबूब के पास जो है वो दिल चला गया है। राइट। महबूब ने दिल अपने पास रख लिया है, इश्क हो गया है। राइट। तो बहुत ही खूबसूरत शेर है। फिर से पढ़ते हैं कि कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए,
हमने मुद्दा पाया। अगला शेर देखिए कि इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड प्ले। इसको ओवर एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लफ्ज़ इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, तबीयत मीन्स टेम्परामेंट और नेचर, ज़ीस्त मीन्स लाइफ, ज़िंदगी। तो कहते हैं कि इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, कि ये इश्क ही है जिसकी वजह से हमने ज़िंदगी का मज़ा पाया। या दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया। दर्द बेदवा का मतलब है पेन दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो इमेजिन कीजिए सिचुएशन के गालिब साहब की ज़िंदगी में कोई लव और डिज़ायर नहीं है, राइट? लाइक ही इज़ लीडिंग ए लवलेस लाइफ एंड दैट इज़ पेनफुल। तो जब उनको इश्क हुआ तो उनकी तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया। तो बिकॉज ऑफ लव एंड पैशन दैट ही फाउंड relish in his life. And what else happened? दर्द की दवा पाई, and then the pain of loneliness, the pain of lack of desire and love and passion, that pain was cured. But along with it, दर्द बेदवा पाया। उसके साथ एक और दर्द आ गया जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो तो इश्क, मोहब्बत, जुनून का दर्द है जिसको आशिक जो हैं वो सर आँखों पे रखते हैं। तो he found a new pain which cured the previous pain, but this new pain is full of relish. This new pain is something that he welcomes, something that he enjoys. So basically the gist of the share is that it's through love and passion that Ghalib's temperament found the relish of life. So it's beautiful circular kind of wordplay to describe how ishq, love and passion changed his life for better. इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया। दोस्त दार दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत शेर है। तो इसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, दोस्त तारे दुश्मन का मतलब है दुश्मन तो योर एनिमी। इस केस में प्यार से जो आशिक लोग हैं, शायर हैं, वो अपने महबूब को भी अपना दुश्मन मानते हैं कहीं, और दुश्मन की तरह डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि महबूब जो हैं वो अपने आशिकों पे जुल्म व सितम ढाते हैं, तो उसको भी कई बार दुश्मन के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। तो एतमाद दिल का मतलब है फेथ और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ योर हार्ट। तो वो कहते हैं कि दोस्त दार दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, राइट? कि आई रियलाइज्ड दैट माई faith or trustworthiness of heart, effectively my own heart, is an ally of the enemy. कि जो मेरा अपना दिल है वो मेरे दुश्मन का साथी है। दोस्त दार दुश्मन है। तो अगर आप महबूब को इस केस में दुश्मन की पोजीशन में रखते हैं, तो दिल जो है वो महबूब का साथ दे रहा है, महबूब के पास जाके बैठ गया है। आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया। आह मीन्स sigh, and nala is also some form of lamentation. Na rasa means ineffective or vain. तो अगर दूसरी लाइन से शुरू करें कि आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया, कि his sighs have no effect, his lamentation produced no results. So this is an evidence of the cold-heartedness of the beloved. लेकिन अब किसी की आहें बेअसर हो रही हैं, उनके नाले नारसा हो रहे हैं, इनफेक्टिव हैं, तो उनके रोने और उनके जो दुख और मुसीबत ज़ाहिर करने का जो तरीका है वो टोटली इनफेक्टिव है इन दिस केस। तो अब किसके सामने इनफेक्टिव है? महबूब के सामने इनफेक्टिव है। महबूब उनको बदले में इश्क नहीं दे रहा, तो वो जो है उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन महबूब के लिए वो ख़राब बात कहना नहीं चाहते, महबूब को डायरेक्टली ब्लेम करना नहीं चाहते। तो इस केस में वो ब्लेम किसको कर रहे हैं? अपने दिल को ब्लेम कर रहे हैं। तो दोस्त दार दुश्मन है एतमाद दिल मालूम। तो वो कहते हैं महबूब जो है वो नहीं हमारा इस केस के अंदर असली दुश्मन।
इस केस में हमारा जो अपना दिल है वो महबूब के पास जाके चला गया है, और वो हमारे दोस्त दुश्मन महबूब का दोस्तदार बन गया है, उसका एलाई बन गया है। तो इफ़ेक्टिवली जो आपको पेन एंड सफरिंग कॉज कर रहा है वो आपका अपना दिल है। या काज कर तो महबूब रहा है, लेकिन वो महबूब को उल्टा सीधा कहना नहीं चाहते, तो इस केस में वो अपने दिल को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मेरा दिल ही जो है वो ही इस केस के अंदर मेरे महबूब का या मेरे दुश्मन का एलाई बन गया है, और उसकी वजह से मेरी जो है आहे बेअसर देखी नाला ना रसा पाया, that my pain and my lamentation is totally ineffective in front of the beloved. Why? Because my own heart is an ally. My own heart is acting against me, and my own heart is effectively causing me the pain and suffering. दोस्तदार दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया. He is blaming his own heart. अगला शेर देखिए कि सादगी व पुरकारी बेखुदी व होशियारी हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया. तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सादगी तो आपको पता ही है, नाइविटी और सिंपल नेचर, एंड पुरकारी मीन्स लाइक स्किलफुलनेस. बेखुदी is the state of losing yourself or losing your ego, a state of selflessness, and होशियारी is like being aware or being clever. तो वो कह रहे हैं कि पहली लाइन ये है कि सादगी और पुरकारी, सादगी तो सादगी है ही, और पुरकारी एज आई सेड स्किलफुलनेस, सेल्फलेसनेस एंड अवेयरनेस. हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया. तगाफुल इज़ निगलिजेंस. तो कहते हैं हुस्न, जो महबूब का जो हुस्न है वो अपनी निगलिजेंस की स्टेट में जुर्रत आजमा, मेरी जुर्रत को आजमा रहा है, मेरी करेज को आजमा रहा है. ये तो इसका लिटरल मीनिंग है. तो जुर्रत आजमाना मीन्स आपको टेस्ट कर रहा है, राइट. आपके पेशेंस को, आपकी करेज को टेस्ट कर रहा है. अगेन महबूब जो हैं वो अक्सर अपने माशूकों को काफ़ी दुख देते हैं, उनको आजमाते हैं. तो वही उसी से मिलता जुलता ये भी सिनेरियो है. लेकिन जो टूल्स इस केस के अंदर महबूब यूज़ कर रहा है वो क्या है कि उसकी जो सादगी है, या वो अपने आशिक को आजमाने के लिए वो एक शी इज़ फेनिंग आर्टलेसनेस, राइट. वो इतना सादा नहीं है, राइट. उसके इस अंदर सादगी के साथ साथ पुरकारी भी है, या स्किलफुलनेस भी है. उसके अंदर बेखुदी के साथ साथ होशियारी भी है, राइट. बट वो सादगी और बेखुदी को का ढोंग रच रहा है. शी इज़ फेनिंग artlessness and she is feigning negligence in this case to test the आशिक, राइट. आशिक के पेशेंस को, आशिक की जुर्रत को, कि आशिक कितना दुख सह सकता है, उसको टेस्ट करने के लिए she is feigning artlessness, she is feigning negligence, and she is in fact like being a trickster, right. She's playing this trickery with the mashuk, with the ashik, to test his courage. तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड प्ले. आई थिंक इसको ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने से इसकी ब्यूटी थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है. तो इसमें क्या है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो इसका मतलब जो है चेंज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि किसकी सादगी और पुरकारी, बेखुदी और होशियारी. ये सादगी महबूब की हो सकती है, और ये सारी क्वालिटीज़ महबूब की हो सकती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर अपनी क्वालिटीज़ उन्होंने मिक्स कर दी हों, जैसे कि तो फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो शेर का मतलब जो है एक नया उभर के आता है. जैसे कि सादगी और पुरकारी, कि महबूब ये सोच रहा है कि आशिक जो है वो सादा है, लेकिन उसके अंदर पुरकारी भी है. बेखुदी और होशियारी, महबूब ऐसा हो सकता है कि सोच रहा हो कि आशिक जो है वो बेखुद है, उसको होश नहीं है कुछ, लेकिन महबूब तो है, होशियार है, राइट. इस केस में गालिब साहब कह रहे हैं कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं बेखुद हूँ, मैं सादा हूँ, लेकिन मैं होशियार हूँ, मैं स्किलफुल हूँ. मुझे समझ आ रहा है कि ये जो तू तगाफुल, जो नेग्लिजेंस शो कर रही है, ये मुझे आजमाने के लिए शो कर रही है, राइट. तो महबूब के जो ट्रिक है इस केस के अंदर, वो गालिब साहब ने हो सकता है वो जांच ली है, राइट. वो पकड़ ली है उन्होंने. तो ये भी एक मीनिंग हो सकता है. बट the most straight meaning is
Through her artlessness and cleverness, selflessness and awareness, the Mehboob is just testing the patience and the courage of the lover. She's using these different techniques, and just testing the lover. सादगी ओ पुरकारी, बेखुदी ओ होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आज़मा पाया। तो अगला शेर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुंचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। तो खूं किया हुआ देखा, दिल जो है, दिल का खूं होना मीन्स heart has turned to blood, like you have suffered so much, you are undergoing so much pain that your heart has turned to blood. Yeah. और गुम किया हुआ पाया means you have just lost control over your heart. Yeah. तो गुंचा फिर लगा खिलने, गुंचा का मतलब होता है फ्लावर बर्ड, एक कली जिसको हिंदी में कहते हैं। तो गुंचा फिर लगा खिलने मीन्स के बहार का मौसम आ गया है, द स्प्रिंग हैज़ कम, और फूल जो हैं उसकी कलियां खिलने लगी हैं। Yeah? और ऐसे मौसम में बेसिकली the season of spring is described as a season of romance. Yeah. And it's very hard on the lovers, right? क्योंकि वो जो माशूक है वो उनको इश्क मोहब्बत में दुख देता है, उनके प्यार को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो फिर जब बहार का मौसम आता है, जब उनका सारी दुनिया खुशियाँ मनाने लगती है, तो जो लवर्स हैं, जो आशिक हैं, उनके 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 दिल पे बहुत बुरी गुजरती है। और वही एक सिनेरियो इस केस में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब बहार का मौसम आया, गुंचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। That today my heart has turned into blood, and I have lost control over it, and now that the spring has come. Yeah. और उनका जो जुनून है या उनका जो दुख है, that has become fresh with this fresh season of spring, and he is suffering greatly. ये जो बहार के आने से जो आशिकों के दिल पे जो गुज़रती है, उसके थीम को दूसरे शायरों ने भी इस्तेमाल किया है। ये मुझे 2 शेर याद आए जो मैंने लिख लिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि फराज साहब ने भी इस थीम को यूज़ किया है। उनका एक शेर है कि फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के ज़माने आए। या सेम थिंग, फूल खिलने लगे हैं, बाहर आई है, महबूब के आने के ज़माने आए। पर ऐसा हो सकता है कि महबूब जो है वो किसी और के लिए आ रहा हो, राइट? तो आपके लिए तो दुख का सीज़न ही आने वाला है। और ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने तो ये पूरा लाइक ही हैज़ रियली हिट द एग्जैक्ट सेम थीम एज मिर्ज़ा गालिब। वो कहते हैं कि रात ढलने लगी है सीनों में, आग सुलगाओ आबगीनों में, दिले उशाक की खबर लेना, फूल खिलते हैं इन महीनों में। तो जो लास्ट की 2 लाइनें वो कहते हैं कि इन महीनों में फूल खिलेंगे, आशिकों के दिलों की खबर लेना, दे विल सफ़र अ लॉट। या सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शेर। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं कि गुंचा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खूं किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। दैट द स्प्रिंग हैज़ कम, फूल कलियाँ खिलने लगी हैं, and his heart has turned into blood. He is suffering a lot and he has lost control over his heart. अगला शेर देखिए कि हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। कि हाल दिल नहीं मालूम, आई डोंट नो द स्टेट ऑफ माई हार्ट, वेयर माई हार्ट इज़, बट आई हैव रियलाइज्ड कि हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। कि मैं इसको बार बार अपने दिल को ढूंढता हूँ, कहाँ है इस समय मेरा दिल, किस स्टेट में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं इसको बार बार ढूंढता रहता हूँ और तू इसको बार बार पाता रहता है। ये तो महबूब जो है वो बार बार दिल को पाता रहता है, जो आशिक है वो अपने दिल को ढूंढता रहता है कहाँ गया, राइट? इफ़ेक्टिवली आशिक का जो दिल है वो महबूब के पास है, महबूब को पूरा कंट्रोल है आशिक के दिल के ऊपर, राइट? सो बार बार हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जो बिलवेड है, जो माशूक है, वो बार बार आशिक का दिल वापस कर देता है उसको, लेकिन उसका दिल जो है
वो उसको इतनी कशिश है माशूक के लिए कि वो बार बार दौड़ के माशूक के पास चला जाता है, राइट। तो पहले हमने देखा दोस्तदार दुश्मन, तो दोस्तदार दुश्मन वो इसी तरह बनता है, राइट, कि महबूब के हाथ से दिल निकल के बार बार जो है आशिक आशिक के हाथ से दिल निकल के बार बार महबूब के पास चला जाता है, राइट। तो आशिक जो है इस केस में ढूंढ रहा है, उसको अपना दिल नहीं मिल रहा, और वो दिल कहाँ है, वो महबूब के पास है। एंड अब इसकी इम्प्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं। वन इज़ जैसे उन्होंने कहा पहले एक शेर में कहा कि हमने मुद्दा पाया, द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड, कि महबूब के पास दिल चला गया आपका, महबूब ने संभाल के रख लिया, तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि वो महबूब बार बार आपका दिल फेंक के आपकी तरफ दे रहा है, विच मीन्स महबूब does not really want your heart, right? Does not really respond to your love and affection. But your heart still keeps on getting attracted towards her. So this is a state of suffering. And so इसके दो तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बट इफ़ेक्टिवली ये है कि हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। जो महबूब है उसको बार बार जो है आशिक का दिल जो है मिल जाता है, आशिक का कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे महबूब उस दिल को 1000 बार रिजेक्ट भी करे, वो वापस दिल जो है महबूब के पास ही चला जाता है। अगला शेर देखिए कि शोर पंदे नासे ने ज़ख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया। नासे इज़ एन एडवाइज़र, ए काउंसलर, और नासे को अक्सर नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। कोई खामखा आपको नसीहत देने के लिए कोई आ जाता है जो आपके दुख दर्द को नहीं समझता, जो आपके साथ टोटल लाइक सिंसियरली सिंपैथाइज नहीं करता, आपका दुख बांटने की कोशिश नहीं करता, आपको नसीहतें देने के लिए आता है, उसको नासे कहा जाता है। एंड शोरपंद इज़ लाइक एन, शोर तो आपको पता ही है, एन uproar, outcry in this case. So basically shore-e-pande nase is some kind of like bitter uproar or a sharp counsel of an advisor, right? तो वो नासे उनके पास आया है, उसने कुछ उल्टी सीधी एडवाइस उनको दी है, राइट। उस एडवाइस ने ज़ख्म पर नमक छिड़का। ज़ख्म पर नमक छिड़कना ऑब्वियसली यूज़ किया जाता है टू वर्सन योर पेन एंड सफरिंग। तो वो नासे एज ऑलवेज आया है, उसने कुछ उनको ख़राब एडवाइस दी है, और उससे उनका दुख दर्द जो है वो और बुरा हो गया है। फिर वो उससे क्वेश्चन करते हैं, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया। वो कहते हैं कि आपसे, आप वर्ड जो है वो सरकास्टिक वे में थोड़ा यूज़ किया गया है, राइट। इट्स यू आर पेइंग रिस्पेक्ट बट यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ मेकिंग ए सरकास्टिक रिमार्क, कि आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया, कि इस नासे से कोई पूछे कि तूने मेरा दुख बढ़ाकर मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर तेरे को क्या मज़ा आया, राइट। ऑब्वियसली rhetorical question. The statement he's trying to make is like, what did you get by making my pain and suffering even worse, by rubbing salt on my wounds? Yeah. And I think that's about it in this share. शोर पंदे नासे ने ज़ख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया, कि तुझे क्या मज़ा आया मेरे को इतना दुख देकर। तो अगला, अब ये आखिरी शेर है जो मैं पढ़ूँगा। इस गज़ल के और भी काफ़ी अनपब्लिश्ड शेर हैं जो दीवान में नहीं हैं, लेकिन ये एक ऐसा शेर है, मुझे लगता है दिस इज़ लाइक ए विजनरी शेर। ये गालिब साहब की इमेजिनेशन का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। तो ये शेर देखिए कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्त इम्कां को एक नक्श पा पाया। या तमन्ना मीन्स डिज़ायर, या और लॉन्गिंग, कदम इज स्टेप, दश्त इज लाइक ए डेजर्ट, इम्कां मीन्स पॉसिबिलिटीज़, और नक्श पा मीन्स ए फुट स्टेप। तो वो कहते हैं कि या रब, हे खुदा, ओ गॉड, where did the second footstep of longing fall, right? Or where will the second footstep of longing fall? Because this desert of possibility is but a single footstep. Yeah. तो दश्ते इम्कां का मतलब है डेजर्ट और वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो डेजर्ट इसलिए किया गया है इसके अंदर क्योंकि देर इज़ ए डर्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। जो उनकी तमन्ना जो चाहती है, गालिब साहब की तमन्ना जो चाहती है, राइट,
उस तमन्ना को फुलफ़िल करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, देयर आर नॉट इनफ पॉसिबिलिटीज़, लाइक हिज़ लॉन्गिंग wants a lot, but there are not enough objects in this world to meet, to fulfill his longings. Longing effectively is what he's saying. Yeah. तो कहते हैं कि इसका आई थिंक थीम ये है कि द क्रेविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, गालिब साहब की या ह्यूमन हार्ट की या ह्यूमन बींग्स इन जनरल, उनकी जो लॉन्गिंग्स हैं वो बाउंडलेस हैं, राइट. They are always searching out for new horizons. They are always searching out for new worlds to fulfill those longings. And what's in front of them is a desert of possibilities. There is a dearth of possibilities in this world. Yeah. So we are always looking for new horizons. So like गालिब साहब का जो पैशन है, जुनून है, या जो तमन्ना है, it demands vaster regions, like even bigger regions. So इस दुनिया में बेसिकली आप ये सोच के देखें कि ह्यूमन रेस जो है, राइट, हमने अब आज मार्स पे जा रहे हैं, राइट. दूसरी गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करने के लिए टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं. So we are constantly exploring new horizons because that is what our human heart craves. Yeah. तो गालिब साहब इस केस में कह रहे हैं कि मेरी जितनी इस ज़िंदगी में लॉन्गिंग्स थी, राइट, जो मेरी तमन्ना थी, वो तो मैंने एक कदम में ही पूरी कर ली, राइट. अब दूसरा कदम मेरी तमन्ना का कहाँ होगा, कहाँ डलेगा वो. तो वो है ये शेर. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब the longing, the constant exploration of new horizons that human beings are constantly chasing. Yeah. तो मैं फिर से पढ़ता हूँ कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्श पा पाया. कि इस दुनिया में जितनी हमारे सामने जो पॉसिबिलिटीज़ थी, वो तो मैंने एक कदम में पूरी कर ली. अब दूसरा कदम मेरी तमन्ना का कहाँ पड़ेगा. ह्यूमन रेस के कॉन्सेप्ट में दूसरा कदम वो चांद पे हो सकता है, दूसरा कदम मार्स पे हो सकता है, किसी दूसरे प्लैनेट, किसी दूसरे गैलेक्सी में हो सकता है. सो वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोरिंग न्यू हॉराइजन्स. आई थिंक फॉर गालिब साहब टू से दिस शेर, राइट दिस शेर, इट्स मार्वलस, लाइक इट्स लाइक ए फ्यूचरिस्टिक शेर, राइट. स्पेस एज को डिस्क्राइब करने वाला शेर है. तो इसलिए मैंने ये भी अनपब्लिश्ड शेर भी पढ़ा. तो ये पूरी गज़ल थी. मैं इसके इंग्लिश का टेक्स्ट एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. एंड होप यू एन्जॉय इट. थैंक यू.